हाँ जी, अपन डीसी मशीन की वाइंडिंग पढ़ रहे हैं और ये डीसी मशीन की वाइंडिंग का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में अपन ने लैप वाइंडिंग कैसे वाउंड करना सीखा था और वेव वाइंडिंग का भी कुछ पोर्शन अपन ने क्लियर किया था। वैसे दोबारा से वेव वाइंडिंग को थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं कि वेव वाइंडिंग जैसे वेव जैसी होती है। पहली बात ये थी कि वेव वाइंडिंग जो होती है वो वाइंडिंग को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि वो वेव शेप बनती है, इसलिए इसको वेव वाइंडिंग कहते हैं। वेव वाइंडिंग का एक कंडक्टर एक पोल के अंदर में आता है, दूसरा कंडक्टर दूसरे पोल के कंडक्टर में, एक पाथ सारे पोल्स के अंदर में आता है। ये इसकी फैसिलिटी होती है, वो दोबारा से अपन इसको डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पे अपन एक मशीन है जिसके जेड नंबर ऑफ कंडक्टर 30 है, 32 से हो नहीं सकती, तो 30 से या 34 से कंडक्टर से वाइंडिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि 30 प्लस माइनस 2 इजिकल टू इंटीजर नंबर आना चाहिए। ये मैंने डिस्कस किया था, दोबारा से अपन देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ कंडक्टर प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय पोल, दैट इज द एवरेज पिच विच इज इक्वल्स टू द इंटीजर नंबर। ये इंटीजर होनी चाहिए, प्लस माइनस 2 करने के बाद इंटीजर होनी चाहिए, न कि सिंपल इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर नंबर होना जरूरी है। तो ये 30 कंडक्टर से यदि वाइंडिंग करते हैं तो 30 प्लस माइनस 2 मीन्स प्लस 2 करेंगे तो 8 कंडक्टर आ जाएंगे, माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएंगे, तो बहुत आता है इंटीजर नंबर। सो वी कैन डिजाइन ऑन बैक पिच और फ्रंट पिच, इसमें दोनों बराबर होती हैं तो अपन दोनों ही 7 और 7 ले लेते हैं। जबकि लैप वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों बराबर हो ही नहीं सकती, यहाँ पे दोनों बराबर होती हैं। ओके, तो पहला कंडक्टर ये कंडक्टर है, ये पहला कंडक्टर 1 प्लस 7 बराबर 8 पे जुड़ेगा। 8 प्लस 7 इजिकल टू 15 मीन्स इसमें दोनों में एडिशन होते चले जाते हैं। ये बैक कनेक्शन है, बैक कनेक्शन है, और ये दूसरा जो है फ्रंट कनेक्शन है, फ्रंट कनेक्शन, और ये बैक कनेक्शन है। ओके, तो ऐसे अपन फ्रंट और बैक कनेक्शंस जो है करते चले जाते हैं मशीन्स में, और वाइंडिंग को डिजाइन करते हुए चले जाएंगे। राइट, क्लियर हो गया? ये एग्जैक्टली क्लियर हो गया अपन को कैसे वाइंडिंग डिजाइन करनी है और कैसे मशीन्स को वाइंड करना है। तो पहले में साथ अपनी फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों ही 7 है, तो 1 प्लस 7 इजिकल टू 8 मीन्स पहले कंडक्टर का 1 प्लस 7 इजिकल टू 8 मीन्स 8 कंडक्टर से बैक में कनेक्शन करते हैं। यहाँ बैक कनेक्शन है, नीचे फ्रंट कनेक्शन है। ये ऐसे वाइंडिंग लिटा रखी है मैंने, ऐसे, ये बैक, ये फ्रंट, ये फ्रंट। ओके, तो ये 8 कंडक्टर है, यहाँ से कनेक्ट कर दिया है इसको। फर्स्ट का कनेक्शन कर दिया 8 से, 8 का वापिस नहीं जाएंगे, ये वापिस जाते तो ये वाइंडिंग हो जाती, लैप ओवरलैपिंग हो जाती, ये वापिस नहीं जाके आगे फ्रंट की तरफ जाएंगे। तो 8 का कनेक्शन 8 प्लस 7 इजिकल टू 15 पे करेंगे, तो 8 प्लस 7 इजिकल टू 15 पे करेंगे। एक ओड नंबर आता है, एक इवन नंबर आता है, तो 15 कंडक्टर कनेक्शन 15 पे करेंगे। 15 को फर्दर इधर नहीं जाएंगे, आगे ही चलते हैं इसमें। तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट कर देते हैं, इधर को इसको भी कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट रखते हैं। ओके, दान 15 कंडक्टर कनेक्शन 15 प्लस 7 इजिकल टू 22 पे कनेक्ट कर देते हैं। 15 प्लस 7 इजिकल टू 22 कंडक्टर पे कनेक्ट करेंगे। ये 22 कंडक्टर है, और 22 कंडक्टर से नीचे की तरफ यहाँ पे लाते हैं, तो 22 प्लस 7 इजिकल टू 29, तो ये 29 कंडक्टर पे कनेक्ट कर देते हैं 29, और 29 कंडक्टर से वापस 29 प्लस 7 इजिकल टू 36 है ना, अपने पास 30 कंडक्टर हैं, तो 30 से कितने ज्यादा है? 36, तो 6 ज्यादा है, तो ये 6 नंबर वाला कंडक्टर है। 6 का 6 में कनेक्शन करते हैं, तो यहाँ से ये कनेक्शन जो किया है वो 6 नंबर के कंडक्टर से कनेक्शन किया है, और 6 का फिर फर्दर कनेक्शन करते हैं 6, तो 6 प्लस 7 इजिकल टू 30, 6 प्लस 7 इजिकल टू 13 कंडक्टर का कनेक्शन अपन वापस लाते हैं, 13 नंबर ऑफ कंडक्टर का कनेक्शन लाते हैं, और ये 20th कंडक्टर से कर देते हैं, और 20th कंडक्टर का कनेक्शन वापस लेके आते हैं, और ये अपन 27 कंडक्टर पे कर देते हैं। 27 कंडक्टर का कनेक्शन वापस लाते हैं 27 कंडक्टर का, और ये 27 कंडक्टर कनेक्शन लाते हैं जो 34 पे करते हैं। 34 का मतलब 4th नंबर ऑफ कंडक्टर पे कनेक्शन कर देते हैं।
तो ये आप पहले इससे पहले 6 नंबर पे कनेक्शन किया था, तो ये आपने 6 नंबर पे कनेक्शन किया था, ये 6 पे था, ये 6 पे था। ओके, दैट इज द मिस्टेक। ओके बाय मिस्टेकन। ओके, तो इसका कनेक्शन अपन ने 4th नंबर पे किया, 4th नंबर पे, ये 4th नंबर पे कनेक्शन किया है, 4th नंबर पे। और 4 का कनेक्शन जो वापस जाके करते हैं तो 4 का कनेक्शन 11 नंबर पे, तो ये 11 नंबर पे कनेक्शन करते हैं। और 11 का फर्दर कनेक्शन करेंगे तो वो 11 का फर्दर कनेक्शन करेंगे तो वो 18 पे करेंगे, और 18 का फर्दर जो कनेक्शन करेंगे वो 25 पे करेंगे, और 25 का फर्दर जो कनेक्शन करेंगे, 25 का फर्दर जो कनेक्शन करेंगे वो यहाँ पे करेंगे किससे, 2 नंबर कंडक्टर से। और 2 कंडक्टर का कनेक्शन फर्दर जो करेंगे वो 2 नंबर का फर्दर जो कनेक्शन करेंगे वो अपन 9 नंबर से करेंगे, और 9 नंबर का फर्दर जो कनेक्शन करेंगे वो 16 से करेंगे, और 16 का फर्दर जो कनेक्शन करेंगे, 16 का फर्दर जो कनेक्शन करेंगे वो 23 से करेंगे, और 23 का फर्दर जो कनेक्शन करेंगे 23 + 7 = 30, तो ये 30 से कनेक्ट करेंगे, 30 ये आपका 30 कनेक्टर आएगा। 30 का फिर कनेक्शन करेंगे 7 से, 30 का फिर में जो कनेक्शन करेंगे इधर जो आके, और वो करेंगे 7 से, 30 का फर्दर जो इधर कनेक्शन करेंगे वो करेंगे 7 से, और 7 का कनेक्शन वापस ले जाके करेंगे फर्दर, तो वो करेंगे इधर 2 छोड़ के, और 14 से, 14 का करेंगे 21 से, 21 का करेंगे 28 से, 28 से, 28 का फर्दर जो कनेक्शन करेंगे वो 5 से, 5 से, और 5 का जो फर्दर कनेक्शन करेंगे अपन वो 5 का फर्दर कनेक्शन करेंगे वो करेंगे 12 से, 12 का फर्दर कनेक्शन करेंगे वो करेंगे अपन 19 से, 19 का फर्दर कनेक्शन करेंगे वो करेंगे 26 से, 26 का जो फर्दर कनेक्शन करेंगे वो करेंगे 3 से, 3 का अपन फर्दर कनेक्शन करेंगे वो करेंगे 10 से, और 10 का फर्दर कनेक्शन करेंगे वो करेंगे 17 से, 17 का फर्दर कनेक्शन करेंगे वो करेंगे 24 से, 24 का फर्दर कनेक्शन करेंगे वो करेंगे 1 से, 1 से, 1 से, 1 से, 1 से। So in this way, each and every conductor is connected. So there is no any, is the connected means the winding is closed one. So finally the DC winding is the left winding और it is the wave winding। कोई सी भी वाइंडिंग हो, दोनों ही क्लोज वाइंडिंग होती है। पहले कंडक्टर से कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में जब कनेक्शन होता है तो वो पहले कंडक्टर पे ही कनेक्शन होता है। इस तरह से ये वाइंडिंग जो है टोटली क्लोज वाइंडिंग होती है, इसमें ओपन सर्किट वाइंडिंग नहीं रहती है, टोटली क्लोज वाइंडिंग हो जाती है। इस टाइप में अपन जो है ये वाइंडिंग डिजाइन की हुई है। इस डिजाइन में ये 4 पोल की मशीन है, तो पहले 8 कंडक्टर जो है वो एक पोल के हैं, दूसरे 8 कंडक्टर हैं वो दूसरे पोल हैं, तीसरे 8 कंडक्टर हैं वो तीसरे पोल में हैं, और चौथे 8 कंडक्टर हैं वो चौथे पोल में। सो ये 4 पोल की मशीन है। इसमें हर एक कंडक्टर जो एक से चलता है, आपने यहाँ से देखने की कोशिश करें कि ये पहला कंडक्टर है जो यहाँ से चल के यूं जाता है, वो पहले पोल के अंदर में से होता हुआ भी जाएगा, दूसरे पोल के अंदर में से भी होता हुआ जाएगा, तीसरे में से भी जाएगा, और चौथे में से भी जाएगा। मीन्स हर एक कंडक्टर जो है, हर एक कंडक्टर है वो सारे पोल के अंडर में से होता हुआ जाता है। तो पोल के फ्लक्स में कोई भी अनसिमेट्री होती है तो भी इंड्यूस ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बात है कि ये कंडक्टर एक से लेके आखिरी तक जाता है, इसलिए इसमें केवल दो ही ब्रशेस की जरूरत होती है, जबकि लैप वाइंडिंग में एक कंडक्टर जो है वो ऐसे रोटेट करता है, तो वो 2 ही पोल के इन्फ्लुएंस में होता है, ये 4 पोल के इन्फ्लुएंस में सर्किट नहीं बनता।
तो इसलिए इसमें 4 ब्रशेस की जरूरत पड़ती है। दूसरे जो कंडक्टर्स बनते हैं वो यहाँ यहाँ ऐसे कनेक्शन बनाते हैं, ऐसे ऐसे, और तीसरे जो बनाते हैं वो यहाँ यहाँ ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं। तो इसमें अलग अलग पैरेलल पाथ बनते हैं, और यहाँ जो चौथे कंडक्टर बनते हैं वो यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में कनेक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए लैप वाइंडिंग में 4 नंबर पैरेलल पाथ बनते हैं। यदि 4 पोल की मशीन है, 6 पोल की मशीन है तो 6 पैरेलल पाथ बनते हैं, 8 पोल की मशीन है तो 8 पैरेलल पाथ बनते हैं। जबकि लैप वाइंडिंग में पहला कंडक्टर पहले पोल से स्टार्ट होता है, आखिरी पोल तक कोई कंडक्टर चलता रहता है, फिर वापस लौटता है, फिर पहले कंडक्टर से आखिरी तक जाता है। इस तरह से एक जाने का और एक आने का मींस 2 ही पैरेलल पाथ बनते हैं। इसलिए इस वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाओ। ये तो पिक्चोरियल डायग्राम है। यदि इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दें लैप और वेव वाइंडिंग का, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, ये आपको क्लियर पिक्चराइज हो जाएगा। अब अपन जो है लैप और वेव वाइंडिंग में डिफरेंस पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश। दोनों ही 4 पोल की मशीन है, 4 पोल, ये भी 4 पोल। इसमें 4 पोल है तो एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मीन्स यदि 8 कंडक्टर, जैसे 32 कंडक्टर हैं, Z=32 कंडक्टर हैं, तो कंडक्टर पर पोल यदि 4 का भाग देते हैं तो 8 कंडक्टर पर पोल आते हैं। तो एक पोल के अंदर में 8 कंडक्टर आते हैं, एक रास्ते में भी 8 कंडक्टर आते हैं। तो ये एक रास्ता आता है, फिर ये दूसरा रास्ता बनता है, ये तीसरा रास्ता बनता है, और ये चौथा रास्ता बनता है, और ऐसे रास्ते बनते हैं। ये पहला कंडक्टर है, ये 8वां कंडक्टर है, ये तीसरा कंडक्टर है, ये 10वां कंडक्टर है, ये पहला है, 8वां है, तीसरा है, 10वां है, फिर वापिस आगे 5वां नंबर का कंडक्टर है, फिर 12वां कंडक्टर है, फिर 7वां कंडक्टर है, फिर 14वां कंडक्टर है। ये पहले 2 पोल के नीचे रहते हैं, एक लूप बनती है। ये दूसरा पाथ बनता है, 14 के बाद में 16 कंडक्टर आता है। वापिस इस पे कनेक्शन जो होते हैं वो 7 के बाद में 9th वाला कंडक्टर होता है, 9th वाला दूसरे पोल के अंदर में आ जाता है, तो 9th कंडक्टर है, 9th का कनेक्शन 9 प्लस 16, 11, 18, 13, 20, 15, 22, ये कंडक्टर्स की नंबरिंग है। अपने को यहाँ नंबरिंग से ज्यादा मीनिंग नहीं है, ये लैप और वेव में कंपैरिजन कर रहे हैं। वेव वाइंडिंग में जो कनेक्शंस होते हैं वो 2 ही पैरेलल पाथ बनते हैं, इसमें 2 ही पैरेलल पाथ बनेंगे, और यहाँ से कंडक्टर ऐसे स्टार्ट होता है, और इसमें 30 कंडक्टर हैं, तो एक पाथ में 15 कंडक्टर होंगे, और दूसरे पाथ में भी ऐसे 15 कंडक्टर्स होंगे, और 2 ही पाथ बनेंगे, 2 पाथ होंगे। पैरेलल पाथ is equal to 2. Here the parallel path is equal to P, A is equal to P, P in the number of poles. जितने पोल होते हैं उतने ही पैरेलल पाथ होते हैं। तो इसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस निकालना चाहें, आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना चाहें, तो पहले एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ओके, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स है तो जेड का रेजिस्टेंस हो गया। इसके 1/4 इस पाथ में है तो 1/a, जितने पैरेलल पाथ होते हैं उतने एक रास्ते में कंडक्टर्स होते हैं, सारे कंडक्टर एक रास्ते में नहीं होते।
जितने पैरेलल पाथ होते हैं तो उतने ही होते हैं। ये एक पाथ का रेजिस्टेंस हुआ। एक पाथ का कैसे हुआ भाई? 8 कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये 32 कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, इनटू 32 कंडक्टर हैं। लेकिन 32 इस रास्ते में नहीं है, तो 32 में मेरे को 4 का भाग देना पड़ेगा ना। जितने पोल होंगे एक पोल के अंडर में जितने आएंगे मैं एक रास्ते में उतने होंगे ना जितने पैरेलल पाथ है। तो 32/1 कर दिया हमने। ये एक रास्ते में जो कंडक्टर है। ओके, तो ये एक पाथ का रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे 4 पैरेलल पाथ हैं, तो बाई पी पैरेलल पाथ ये पी के बराबर होते हैं। इतना रेजिस्टेंस एक रास्ते का होता है। जितने पैरेलल पाथ होते हैं उतना रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये एक रेजिस्टेंस का Z/PA होता है। जैसे Z एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो 2 ओम एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो 8 कंडक्टर एक रास्ते में हैं, तो 16 ओम एक सर्किट का रेजिस्टेंस है। और 16 में मैं 4 का भाग दूंगा तो एक टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। 4 का भाग, क्योंकि 4 पैरेलल पाथ है तो 4 ओम आना चाहिए आंसर। यहां से देखो इसकी वैल्यू निकालो। ये 2 ओम है, 30 कंडक्टर 32 कंडक्टर हैं, P = 4 है, A = 4 है। तो ये 4 और 4 16 16 दूनी 32 बराबर 4 ओम। बिल्कुल परफेक्टली हो गया। इसमें जितने भी कंडक्टर होते हैं इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है वेव वाइंडिंग का, वो Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, उसके आधे एक रास्ते में होते हैं, आधे एक रास्ते में आधे दूसरे रास्ते में। ओके, Z एक का रेजिस्टेंस RZ है और डिवाइडेड बाई A पैरेलल पाथ। A की वैल्यू भी नॉर्मली 2 ही होती है, यहां A की वैल्यू हमेशा 2 होती है। तो Z RZ/4 ये एग्जैक्टली इसके रेजिस्टेंस का है। तो एक का यदि रेजिस्टेंस 2 ओम है और 32 यहाँ कंडक्टर हैं, 2 ओम एक का रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई 4, सो ये हो गया 2 मीन्स 16 ओम। मीन्स उसके रेजिस्टेंस से इसका रेजिस्टेंस 4 गुना ज्यादा, उसके रेजिस्टेंस से इसका रेजिस्टेंस 4 गुना ज्यादा होता है। इसमें पाथ लंबा होता है इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसमें पैरेलल पाथ ज्यादा होते हैं और पाथ छोटा होता है। पैरेलल पाथ ज्यादा होते हैं, पाथ छोटा होता है, दोनों की वजह से 1/4 रेजिस्टेंस होता है इसका। 1/4 जितने पाथ होते हैं 1/4 का मतलब जितने P है, P मतलब नंबर ऑफ पोल्स, उतना ही डिवीजन में इसका रेजिस्टेंस आ जाता है। ओके, यहाँ पे 4 पोल की मशीन है तो 1/4 होगा, 6 पोल की मशीन में तो 1/6 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अपन दोनों के रेजिस्टेंस की कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इंड्यूस ईएमएफ जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसमें क्या रिलेशनशिप होता है, दोनों के वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है। इंड्यूस ईएमएफ, यहां एक कंडक्टर का यदि वोल्टेज EZ है, स्मॉल EZ इसको मान लेते हैं, तो टोटल जो है इस सर्किट पाथ का जो हो जाएगा Z/P, ये इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे और EZ एक कंडक्टर का वोल्टेज होगा, तो ये इसका टोटल जनरेटेड वोल्टेज हो जाएगा। जनरेटेड वोल्टेज EZ एक कंडक्टर का जनरेटेड वोल्टेज है और Z टोटल कंडक्टर है। Z को 4 भागों में भी डिवाइड किया है, 4 पोल की मशीन है तो 4 भागों में डिवाइड किया है, हर रास्ते में उतने हैं और सबका वोल्टेज बराबर रहता है। ओके, यहाँ जो जनरेटेड वोल्टेज की इक्वेशन है वो Z कंडक्टर है, उसको केवल 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, आधे आधे कंडक्टर हर रास्ते में है और EZ एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा होता है, वहां वोल्टेज से यहाँ वोल्टेज दुगुना। यहाँ करंट है, ये एक कंडक्टर की करंट है IZ, यहाँ पे भी एक कंडक्टर की, यहाँ पे भी एक कंडक्टर, यहाँ पे भी एक कंडक्टर। तो I आर्मेचर कंडक्टर जो होती है, यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर वो P टाइम्स होती है या A टाइम्स होती है, A टाइम्स ऑफ कंडक्टर्स करंट। यहाँ पे 4 पैरेलल पाथ है तो 4 टाइम्स ऑफ कंडक्टर्स करंट। यहाँ आर्मेचर करंट होती है वो भी
A टाइम्स ऑफ कंडक्टर्स करंट। सो यहाँ पे A की वैल्यू 2 होती है, 2 टाइम्स ऑफ द कंडक्टर्स करंट, आर्मेचर करंट। यहाँ करंट जो है 2 गुना होगी ए जेड की, यहाँ जो कंडक्टर करंट होगी वो 4 टाइम्स होगी ए जेड की। 4 रास्ते से आ रही है तो 4 गुना हो जाएगी। पावर दोनों की बराबर होती है। यदि इस मशीन की पावर कैलकुलेट करें, पावर आउटपुट, तो ये Z अपॉन P ई जेड इंटू 4 आई जेड। सो 4 का मतलब होता है यहाँ पे 4 पैरेलल पाथ मींस A इंटू आई जेड, तो ये होता है Z A अपॉन P ई जेड आई जेड। और यहाँ पावर आउटपुट का फॉर्मूला हो गया Z अपॉन 2 ई द पैरेलल पाथ, A ई जेड अपॉन A आई जेड। सो ये से घट जाता है, सो ये Z ई जेड आई जेड। और यहाँ पे भी A से P घट जाता है, A P बराबर होते हैं, तो Z ई जेड आई जेड। ई जेड आई जेड ये कंडक्टर की पावर होती है, जितने कंडक्टर इसमें लगाएंगे उतनी पावर मल्टीपल में आ जाती है। यहाँ भी ई जेड आई जेड एक कंडक्टर की पावर होती है, जितने कंडक्टर इसमें इंसर्ट करेंगे उतनी ही पावर आउटपुट में आ जाती है। मीन्स पावर दोनों की बराबर होती है। इस कॉम्बिनेशन से टोटल आउटपुट पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना पड़ता है कि लैप वाइंडिंग मशीन होती है उसमें करंट ज्यादा होता है, वोल्टेज कम होता है। वेव वाइंडिंग मशीन होती है उसमें करंट कम, वोल्टेज ज्यादा होता है। तो हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वेव वाइंडिंग करते हैं, और हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो लैप वाइंडिंग करते हैं। दोनों में जो आउटपुट पावर आता है वो तो जितने कंडक्टर होते हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा Z इंटू टोटल पावर आउटपुट जो होती है वो Z इंटू पावर ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ पे भी जो है Z इंटू पावर ऑफ ए कंडक्टर। आउटपुट पावर एक कंडक्टर की पावर को जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं उसे मल्टीप्लाई करने से पावर कैलकुलेट हो जाता है। अब एक कंडक्टर में कितना वोल्टेज आता है, कितना वोल्टेज इंड्यूस होता है, ये अपन वैसे तो लेटर ऑन जो है पढ़ेंगे। वैसे मैं इसको बता देता हूँ, ई जेड की जो वैल्यू होती है वो डी फाई अपॉन डी टी होता है, और फाइव इंच फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स में जो चेंज होता है वो 2 फाई एम होता है। 2 बार चेंज होता है जो पोल के अंडर में से जाती है 2 फाई एम। और टी टी टाइम जो टेकन होता है वैसे वो इसकी रोटेशनल स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये कंडक्टर यदि जो है वो रोटेट करेगी, मशीन यहाँ से ऐसे रोटेट करेगी, और ये 2 पोल की मशीन है, ये एन पोल है और ये एस पोल है, और ये कंडक्टर यहाँ से रोटेट करता हुआ यहाँ तक जाता है। तो रोटेशन में जो टाइम लगता है, टाइम टेकन इन ए रोटेशन इज इक्वल टू आरपीएम। एन क्या होता है, इसकी स्पीड होती है, स्पीड रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में रोटेशन को आरपीएम बोलते हैं। एन आरपीएम रोटेशन पर मिनट, तो एन बराबर होता है रोटेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में रोटेशन। तो टाइम टेकन इन ए रोटेशन 1 अपॉन टी, टाइम टेकन इन ए रोटेशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, दैट इज 60 बाई एन। तो मैं इसकी वैल्यू जो है 60 बाई एन लिख देता हूं। तो ये टाइम टेकन इन ए रोटेशन आ जाता है, और एक रोटेशन 2 बार फ्लक्स चेंज होता है क्योंकि 2 पोल की मशीन है। तो ये हो गया आपका एन, इट इज एन 60 फ्लक्स में 2 बार वेरिएशन आता है, और टाइम जो इसमें लगता है रोटेशन में वो रोटेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतने रोटेशन है, तो एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है वो 1 अपॉन हो जाएगा। तो 1 अपॉन इसको करेंगे तो 60 अपॉन एन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 60 अपॉन एन, तो एन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 फाई एम इंटू एन अपॉन 60। ओके,
यदि P ये P पोल की मशीन है तो इस 2 को मैं P लिख देता हूँ। P बार फ्लक्स में वेरिएशन होता है, P 5 mm 160, ये जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू होती है। ये जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू होती है, जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू होती है। ओके, इस तरह से अपन जनरेटेड वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको अपन लेटर ऑन जनरेटेड वोल्टेज, ईएमएफ इक्वेशन, करंट इक्वेशन, पावर इक्वेशन, एफिशिएंसी, ये सारा आगे लेटर ऑन करेंगे। अभी इस जो है लेक्चर में अपन केवल वाइंडिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए इसको इतना ज्यादा यदि नहीं समझ में आया तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डजंट बॉदर अबाउट इट। अब अपन बात करते हैं कि डमी कोइल्स क्या होती हैं। डमी कोइल, डमी कोइल, डमी कोइल्स, जैसे आपने एक मशीन जो है वेव वाइंडिंग डिजाइन की, वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में जेड आप 32 कंडक्टर लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जेड आपको लेना पड़ता है 30 कंडक्टर। ओके, 30 कंडक्टर लेते हैं, 30 कंडक्टर, और P बराबर आपके पास क्या है, P बराबर आपके पास 4 पोल है, 4 पोल है, तो ये 4 पोल की मशीन है। तो एक पोल के नीचे आप कितने कंडक्टर इंसर्ट करेंगे, एक पोल के नीचे कितने कंडक्टर इंसर्ट करेंगे, वो करेंगे 8 कंडक्टर, 8 कंडक्टर, 8 कंडक्टर, 8 कंडक्टर और 8 कंडक्टर। तो क्या हो गए ये 8 कंडक्टर, 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर में 8 कंडक्टर है, जबकि आपके पास 30 ही कंडक्टर का कनेक्शन करना है। कनेक्शन आप 30 ही कंडक्टर का करने वाले, 2 कंडक्टर का कनेक्शन नहीं करने वाले। तो क्या करेंगे आप, इसके 8 कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे, ये कनेक्ट कर दिया, 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 ये कनेक्ट कर दिया। इसको कनेक्ट नहीं किया, फिर ये कनेक्ट कर दिया, 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 इसको कनेक्ट नहीं किया। ये दोनों कंडक्टर है, ये डमी कंडक्टर, डमी कंडक्टर मीन्स मशीन में आप कंडक्टर तो 32 ही डालेंगे, इक्वल होगा, हर पोल के नीचे 8 कंडक्टर होंगे, ऐसे नहीं कि 8 और 7 कंडक्टर डालेंगे, तो वो तो मैकेनिकली अनबैलेंस हो जाएगी मशीन, मैकेनिकल मतलब लोड कम ज्यादा हो जाएगा, मशीन वाइब्रेट करने लग जाएगी। तो इक्वल बैलेंस करने के लिए 8 कंडक्टर यहाँ, 8 कंडक्टर यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, तो 32 कंडक्टर हो गए, जबकि आपको कंडक्टर 30 का कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन आप 30 कंडक्टर करेंगे तो 2 कंडक्टर आप कनेक्ट करे बिना छोड़ देंगे, मतलब कंडक्टर रहेंगे फिजिकली लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होंगे, फिजिकली होंगे, मास होगा, उसका वेट होगा, फिजिकल वो पोजीशन में होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होंगे। तो इस टाइप के जो कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, उनको डमी कंडक्टर्स कहते हैं। ओके, सो ये बात हुई अपने डमी कंडक्टर्स की, ये थे अपने डमी कंडक्टर्स। ओके, नाउ सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर, डबल, सिंगल लेयर का मीनिंग होता है कि जैसे आपके पास ये जो है रोटर है, रोटर में ये स्लोट्स होते हैं और ये स्लोट है, इस स्लोट में एक ही कंडक्टर आपने डाल रखा है, तो इसको सिंगल लेयर बोलते हैं। डबल लेयर में ये आपके पास रोटर है, रोटर में ये स्लोट है और स्लोट में आपने 2 कंडक्टर डाल रखे, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, ऐसे आप 2 कंडक्टर इसमें इंसर्ट कर रखे, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल लेयर। ये कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये। आप ऐसे भी कर सकते हैं
कंडक्टर एक, ये भी आपका डबल लेयर है, ये आपका सिंगल लेयर ही है। ये आप यदि कंडक्टर को ऐसे इंसर्ट करते हैं, ऐसे कंडक्टर इंसर्ट, ये कंडक्टर यहाँ है, ये कंडक्टर ये है, तो ये सिंगल लेयर है, लेयर दो नहीं है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, डबल लेयर, दिस इज ऑल्सो डबल लेयर, लेयर डबल। ओके, तो ये हो गया सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर एंड डबल लेयर नॉर्मली क्या करते हैं कि ऊपर वाला कंडक्टर होता है 1 नंबर होता है, नीचे वाला कंडक्टर 2 नंबर होता है, ये नीचे वाला 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। इवन और ओड का कॉम्बिनेशन चलता है, तो हमेशा जब वाइंडिंग करते हैं तो एक कंडक्टर इवन होता है, दूसरा ओड होता है, इवन होता है, दूसरा ओड होता है, तो हमेशा कनेक्शन इवन और ओड में होता रहे, जिससे क्या है कि ये इलेक्ट्रिकली बैलेंस रहे और मैकेनिकली भी बैलेंस रहे। तो ऊपर ऊपर का कनेक्शन नहीं करते, नीचे नीचे का कनेक्शन नहीं करते, ऊपर से नीचे कनेक्शन करते हुए चले जाते हैं। जैसे आपने कनेक्शन किया 1 + 9 = 10, 10 - 7 = 3, तो एक में 10 और दूसरे में 3 है। देन 3 + 9 = 12, ये देखो 12 चल रहा है, एंड 12 - 7 = 5। तो ये एक ओड नंबर चलता है, एक इवन नंबर चलता है। जब भी कनेक्शन करते हैं, एक इवन करते हैं, एक ओड करते हैं। तो इवन और ओड की कॉम्बिनेशन में कनेक्शन होते रहते हैं, जो मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली बैलेंस हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। ओके, कंडक्टर वही है, वाइंडिंग डिजाइन वैसी की वैसी है, कनेक्शन बस केवल क्या होता है, स्लोट कम हो जाते हैं। इस सिंगल लेयर और डबल लेयर में फर्क क्या होता है कि सिंगल लेयर में आपने ऐसे कंडक्टर जो लगा रखे हैं, तो इसमें स्लोट, आपको स्लोट जो होते हैं, स्लोट बराबर कंडक्टर होते हैं। और डबल लेयर आप करेंगे, डबल लेयर आप लगाएंगे, तो एक स्लोट में 2 कंडक्टर आप इंसर्ट कर देंगे, तो स्लोट भी बराबर Z/2 हो जाएगी, बराबर कोयल के बराबर हो जाएगी। स्लोट कोयल जो है कंडक्टर से आधी होती हैं, तो स्लोट कोयल के बराबर हो जाएगी। स्लोट कम रखने पड़ेंगे, आप डबल लेयर करेंगे तो स्लोट कम रखने पड़ेंगे, सिंगल लेयर रखेंगे तो स्लोट ज्यादा रखने पड़ेंगे। बाकी डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजाइन में एस्पेक्ट वैसे ही रहे हैं जैसे पहले मैंने डिजाइन आपको समझाई। अब होता है, एक होता है सिंप्लेक्स वाइंडिंग और एक होता है डुप्लेक्स वाइंडिंग। एक होता है सिंप्लेक्स वाइंडिंग, एक होता है डुप्लेक्स वाइंडिंग। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स। सिंप्लेक्स वाइंडिंग में एक वाइंडिंग यहां से चली, इसका कनेक्शन ऐसे किया, वापिस आई, इसको यहां कनेक्ट किया, इसका यहां कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट किया, ये सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स। डुप्लेक्स वाइंडिंग में 2 कंडक्टर एक साथ चलते हैं। डुप्लेक्स में 2 कंडक्टर एक साथ चलते हैं। दो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं एक साथ। दो कंडक्टर एक साथ चलेंगे, 2 ही कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे, 2 पैरेलल पाथ होंगे कहने का। इसको डुप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। ट्रिप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स। ट्रिप्लेक्स में 3 कंडक्टर एक साथ चलते हैं।
4 प्लेक्स में चार चार कंडक्टर एक साथ चलेंगे। ये 4 प्लेक्स, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, 4 प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स मीन्स एक साथ एक से ज्यादा यदि टर्न अपन करते हैं, पैरेलल पाथ करते हैं, यदि कंडक्टर्स आपको मोटी साइज के कंडक्टर नहीं लेके थिन कंडक्टर्स लेते हैं और नंबर ऑफ कंडक्टर्स ज्यादा लेते हैं, इजी वाइंडिंग करने के लिए ऐसा किया जाता है, तो आपको मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग डिजाइन करनी पड़ती है। डिजाइन एस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है, केवल वाइंडिंग करने का प्रोसेस बदल जाता है। एक साथ वाइंडिंग करने के लिए आप चार चार कंडक्टर को एक साथ घुमाते रहते हैं तो वो 4 प्लेक्स होगी, तीन तीन कंडक्टर को घुमाते तो ट्रिप्लेक्स होगी, दो दो कंडक्टर घुमाते तो सिंप्लेक्स होगी, एक एक कंडक्टर को घुमाते हैं तो वो सिंप्लेक्स होगी। ये सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, 4 प्लेक्स ऐसे आप वाइंडिंग कर सकते हो। तो ये होगी वाइंडिंग, सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टी लेयर। अब आपकी डिफरेंस इन बिटवीन वेव एंड लैप वाइंडिंग, वो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि वेव वाइंडिंग जो होती है वो वेव एंड लैप, वेव एंड लैप। वेव वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज के लिए होती है, हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, ये लो करंट, ये हाई करंट। तीसरा, इसका आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस वो हाई होता है, इसमें आर रेजिस्टेंस लो होता है। इसमें नो इफेक्ट ऑफ पोल फ्लक्स डिस्टर्बेंस और वेरिएशन इफेक्ट। पोल का फ्लक्स सीधे अनसिमेट्रिकल होता है, अनइक्वल होता है, तो ये इफेक्टेड होती है। ठीक है, इसमें नॉर्मली वेव वाइंडिंग में ब्रशेस, 2 ब्रशेस रिक्वायर्ड। इसमें ब्रशेस इज इक्वल टू पोल, ब्रशेस इज इक्वल टू पोल। इसमें पैरेलल पाथ A इज इक्वल्स टू 2, इसमें A इज इक्वल टू पोल। ये दोनों वाइंडिंग में खास तौर से डिफरेंस होता है। इस तरह से इन दिस वे ये अपने लेक्चर डीसी मशीन के वाइंडिंग के 2 लेक्चर लिए हैं और दोनों में डीसी मशीन की वाइंडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप लोग डीसी मशीन की वाइंडिंग को यदि ढंग से समझ गए तो एसी मशीन की वाइंडिंग को भी समझने में काफी हेल्प करती है। ये बैक पिच क्या होती है, फ्रंट पिच क्या होती है, एवरेज पिच क्या होती है, पोल पिच क्या होती है, कैसे इसको वाइंडिंग करते हैं, लेयर क्या होती है, डिप्लेक्स क्या होती है, सिंगल लेयर क्या होती है, डबल लेयर, मल्टी लेयर क्या होती है, सिंप्लेक्स क्या होती है, डुप्लेक्स क्या होती है, और कैसे पैरेलल पाथ बनते हैं, कितने नंबरों के ब्रशेस की रिक्वायरमेंट होती है, कितने पैरेलल पाथ्स बनते हैं, पैरेलल पाथ कैसे बनते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कैसे होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस में वेरिएशंस कैसे आते हैं, नंबर ऑफ पोल्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, हर पोल के नीचे कितने कंडक्टर्स होते हैं, पोल पिच कैसे कहते हैं, पोल एरिया किसे कहते हैं, ये सारे की सारे फैक्ट्स जो हैं अपन ने इस दोनों लेक्चर्स में, फर्स्ट एंड सेकंड वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन के लेक्चर्स में डिस्क्राइब किए हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको रीड आउट किया होगा। डेफिनेटली you'll enjoy a lot of these 2 lectures of the DC machine. Even you are enjoy the each and every one lecture,
because they are a very basic, very fundamental lecture, and you can gain a lot from these lectures. Definitely you subscribe the channel and you refer the channel to your friends also. Then you can discuss with the friends whatever you study in the lectures from our channel etestseries.in. आप ये लेक्चर जो है सुनने के बाद हमारी टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट भी दे सकते हैं पोर्टल पे बैठ के, और अपने आप का लेवल, अपने आप के जो टेक्निकल स्किल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं, और एवेल्युएशन के बाद में कहीं भी कोई जो है मिस्टेक्स आप करते हैं तो उसको भी टाइमली आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट की परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पे चेक भी कर सकते हैं. डेफिनेटली विल एंजॉय अ लॉट. मेरा 23 ईयर का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, ट्रेनर्स को, इंजीनियर्स को, फील्ड इंजीनियर्स को पढ़ाने का, और बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली गेन की हैं, वो मैं इन लेक्चर्स में तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ. डेफिनेटली यू विल एंजॉय एंड यू लर्न ए लॉट फ्रॉम माई लेक्चर्स. थैंक यू, थैंक्स ए लॉट.